हिंदी साहित्य में आज सुनिए जानी मानी वरिष्ठ लेखिका सुधा जुगरान की लिखी हुई कहानी औरत के भीतर की औरत। ये कहानी प्रतिष्ठित पत्रिका कथाक्रम में प्रकाशित हुई है, जिसे आप पत्रिका में पढ़ भी सकते हैं। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। ढीली सी पैंट जो ज़बरदस्ती पेट पर बेल्ट के सहारे टिकाई हुई थी, सड़क पर आती जाती युवतियों की आंखों में खुद को जमा दिखाने को आतुर उसका लिजलिजा सा अंदर का आदमी बाहर भी मज़े से पढ़ा जा रहा था। मोटापे के कारण दोनों उभरी छातियां पीली टाइप टी शर्ट में पिचकी पड़ी थीं और वो मनी मन निश्चित रूप से सोच रहा था कि सामने खड़ी ये भरी पूरी स्त्री जो पहनने ओढ़ने से साधारण घर की लग रही है, उसकी किसी न किसी बात से तो अवश्य ही प्रभावित हो रही होगी। उसकी बेबाक निगाहें उसके ढके जिस्म के कपड़े कुछ और उतारती कि स्त्री के होंठ हिल गए। भैया, इस आदमी को देखे हो का कहीं? मोटा तोंदू चिहुक गया, कुछ कल्पनाओं की तंद्रा भंग होने से और कुछ भैया के संबोधन से। कौन है ये? मेरा आदमी है, परसों से घर नहीं आया। परसों से घर नहीं आया? वो स्त्री की बात को होठों ही होठों में बुदबुदाया। परसों से घर में अकेली हो? उसके आंखों के भावों में अजीब तरह का हरापन आ गया था। ना भैया, बड़े बड़े बच्चे हैं। स्त्री जानबूझकर बड़े बड़े पर जोर देकर बोली। वो अंदर से सजग हो चुकी थी। यूँ भी वो सजग ही रहती थी अपनी बेटियों के कारण और आजकल अपने कारण भी। नहीं, मैंने तो नहीं देखा। मोटा तोंदू थोड़ी निराशा से बोला। बगल की दुकान वाले ने सीसीटीवी कैमरा लगा रखे हैं, उससे पूछ लो, रिकॉर्डिंग दिखा दे तो। औरत के चेहरे पर निराशा व आशा के भाव एक साथ आ गए। वो उल्टे पांव पलटकर बगल वाली दुकान के अंदर चली गई। वहाँ एक जवान लड़का काउंटर के पीछे बैठा मोबाइल पर रील देखने में मस्त और व्यस्त था। उसने एक उचटती सी दृष्टि उस पर डाली और मोबाइल ऑफ कर दिया। इस आदमी को देखे हो का भैया? स्त्री ने अपनी बात उस युवक के सामने दोहरा दी। युवक ध्यान से फोटो को देखने लगा। नहीं, देखा तो नहीं है। कोई विशेष पहचान भी नहीं लग रही, आम सी शक्ल। हर दूसरा आदमी इसी शक्ल का होता है, युवक इत्मीनान से बोला। मेरा आदमी है भैया, 2 दिन से घर नहीं आया। आप यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा है, उसमें 2 दिन के सामने सड़क वाले कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखा दोगे तो मैं पहचान लूँगी। स्त्री कुछ कातरता से बोली। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे सच ही वो यहाँ से गुजरा हो। फिर भी भैया, एक बार दिखा दोगे तो तसल्ली हो जाएगी, वो लाचारगी से बोली। नहीं तो दूसरी जगह ढूंढूंगी। सरकारी अस्पताल में पता किया? कहीं एक्सीडेंट ना हुआ हो, कोई अस्पताल पहुंचा गया हो? युवक सड़क की तरफ लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग ऑन करता हुआ बोला। घर के लोग गए हैं, वो जानबूझकर ऐसे बोली जैसे घर में बहुत से लोग हों। युवक ने कोई जवाब नहीं दिया। सामने स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग चलने लगी थी। लोग आ जा रहे थे। किसी पर शक होने पर वो उंगली उठाती तो युवक रिकॉर्डिंग रोककर फ़ोटो जूम कर देता, लेकिन निराशा ही हाथ लगती। धीरे धीरे दोनों दिन की रिकॉर्डिंग पूरी हो गई थी। काफ़ी समय बीत गया था। इस बीच दुकान पर ग्राहक भी आ जा रहे थे। युवक उनसे भी निपट रहा था। वो उठ खड़ी हुई। निराश सी वो युवक का धन्यवाद देकर बाहर आ गई। उसका खाली पेट पिचका हुआ था। परसों से उसने ठीक से कुछ खाया भी नहीं था। वो खुद और उसकी दोनों बेटियां अपने शराबी पति व पिता को ढूंढ रहे थे, जो 2 दिन से घर नहीं आया था। सामने फलों की ठेली पर केले दिखे। सोचा 2 केले ही खा ले तो आगे ढूंढने के लिए कुछ जान आ जाएगी। तभी मोबाइल की घंटी बज गई। बड़ी बेटी का फ़ोन था। हेलो माँ, मैंने कोरोनेशन और दूर अस्पताल में देख लिया, इमरजेंसी वार्ड चेक कर लिया, पापा का कुछ पता नहीं चला। वो कुछ उदासी सी हो गई थी। छोटी ने कछु पता किया? उसने बड़ी बेटी की बात पर बिना अटके पूछा। वो माली भैया के साथ शराब के ठेके पर भी होकर आ गई, पर पापा का कहीं पता नहीं चला। ठेके के मालिक ने बताया कि वो परसों रात को ठेके से घर की तरफ चले गए थे। का वो खुद अंदर चली गई? वो अजीब सी दहशतगर्द होकर बोली। नहीं, अंदर तो माली भैया गए थे। ठेके पर भी कुछ पता न चलने की बात सुनकर वो अपने अंदर एक बार फिर मर गई। वो 2 दिन से अपने अंदर न जाने कितनी मौत मरकर कितने जीवन पा चुकी थी। इधर ढूंढना बेकार था।
सांझ का अंधेरा बाहर ही नहीं, उसके अंदर भी उतरकर धंस चुका था। सामने सिटी की तरफ जाने वाला विक्रम का ड्राइवर आवाज़ लगा रहा था, घंटाघर घंटाघर। वो बिना अधिक सोचे उसमें बैठ गई। विक्रम भर चुका था, ठीक उसके मस्तिष्क की तरह जिसमें वो आखिरी सवारी समा पाई थी। ठीक वैसे ही जैसे उसके मस्तिष्क में इस विचार के साथ कि अब उसे घर चले जाना चाहिए, बाकी कल देखेगी। उसका आदमी इधर कभी कभी काम पर आता था, इसी आशा से वो इधर ढूंढने आ गई थी। विक्रम में सवारियां ठसाठस भरी थीं। ये विक्रम भी जनाना मर्दाना में फ़र्क नहीं करता, किसका क्या कहाँ चिपका रहता है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। सब लीगल है, नहीं तो नीचे उतर आओ सीधे। विक्रम चलने के साथ ठंडी हवाएं तीर की तरह चुभने लगी थीं। अगल बगल में मर्दाना सवारियां जनानों के साथ कुछ और फैल कर सट गई थीं। विक्रम के दाएं बाएं या ब्रेक लगने की सूरत में उनका आधे घंटे का सफ़र सुहाना होने वाला था। वो भी बाहर उतरती संझा पर दृष्टि गड़ाए पिछले 2 दिन का घटनाक्रम खंगालने का यत्न कर रही थी। अपने पियक्कड़ पति के बारे में सोचने लगी थी, अपनी 2 बेटियों के बारे में सोचने लगी थी और सोचने लगी थी उन घरों के बारे में जहां वो काम करने जाती थी। 2 दिन से वो काम पर नहीं गई थी। ज़्यादा दिन वे लोग भी काम कैसे चलाएंगे? कुछ दिनों की छुट्टी लेकर किसी को अपने काम पर लगाती है तो उसकी पगार काटी जाएगी। अगला महीना कैसे गुजरेगा? कितनी कतर ब्योत करके तो किसी तरह बेटियों को पढ़ा रही है, इस आस में कि पढ़ जाएंगी तो इज्जत की ज़िंदगी जी लेंगी। उसकी तरह शराबी के पल्ले न बंधना पड़ेगा। शराब के नशे में उसके शरीर व आत्मा का अनावरण जिस विभत्स तरीके से होता है, उस दरिंदगी से उन्हें न गुजरना पड़ेगा। जिस पति के रहते ज़िंदगी इतनी नरक थी, उसी के घर न आने पर उसने 2 दिन से खाना न खाया था। बेटियां ज़बरदस्ती पेट में कुछ डाल देती तो डाल देती, नहीं तो उसे कहाँ सुध थी। उसकी जैसी औरतों के लिए आदमी की ज़रूरत आखिर होती क्या है? शायद सिर्फ एक पुरुष लिंग। वो आदमी जो मात्र अपनी दारू पीने के लिए कमाता है, वो आदमी जो दारू के नशे में बीवी और वेश्या में फ़र्क नहीं समझता। वेश्या की शायद उसके मुकाबले ज़्यादा हैसियत होती है। वो पैसे कमाने के लिए अपनी मर्जी से शरीर का इस्तेमाल करने देती है और पैसा मिलने पर लात मार देती है। उस पर फिर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं चलती, लेकिन वो तो ब्याहता है। किसी बात पर शराबी बिदक गया तो मार भी खाती है। खाने की थाली फेंकता है तो उठाती भी है। जिस थाली में सब्जी दाल रोटी सब उसकी कमाई की होती है, और कभी कभी तो उसके पेट में शराब भी उसी के पैसे की होती है। वो अपनी सोचों के मंजर के बीच गुम थी कि तभी बगल में बैठा मर्दाना जानबूझकर उसके ऊपर लद सा गया। ठीक से बैठ जरा, लदे चले जा रहे हैं, वो भन्ना कर बोली। इस समय वो डरी नहीं, क्योंकि विक्रम में और भी सवारियां थीं। अरे विक्रम हिचकोले खाएगा तो ऐसा तो होगा ही, वो आदमी भी जवाब में भन्नाया। जेब में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। जेब में अठन्नी नहीं, शौक कार मोटरों जैसे। बदले में उसका दिल भी कोई भद्दी सी गाली देने को हुआ, पर बेटियां याद आ गईं। उसकी पढ़ी लिखी बेटियां जो उसे हमेशा सभ्य भाषा और बोलने के तौर तरीकों पर टोकती रहती हैं। उसका सीना गर्व से फूल जाता है जब लड़कियां बातचीत में अंग्रेजी के शब्द बोलती हैं। हिंदी भी इतनी बढ़िया बोले हैं, सुंदर भी इतनी हैं कि बस उसके घर में गलती से पैदा हो गई हैं। दोनों कॉलेज में पहुंच गई हैं, मगर मजाल क्या कि कोई उन पर उंगली उठा दे। सब तारीफ करे हैं। वो पल भर के लिए वर्तमान की विषम परिस्थितियां भूल सी गई थी। उसकी बेटियां उसकी ज़िंदगी भर की कमाई हैं। बेटियों की बातें सोचकर उसकी छाती घमंड से फूल जाती है। जब आदमी का नशा उतरा रहता है तब समझाती है, अब पीना छोड़ दे, बहुत पी ली। अपनी राजकुमारियों का तो कुछ ख्याल कर, तेरी इन हरकतों से उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। आदमी भी उस समय थोड़ा मूड में होता, इसलिए न पीने का वादा करता और कमा कर पैसे बचाने का भी। बेटियों की शादी भी तो करनी है, लेकिन उस वादे को भुलाने में उसे एक दिन भी न लगता। उसके डर से वो अपनी कमाई न घर लाती न पूरी बताती। बड़ी बेटी के नाम से खाता खोल दिया था। दोनों बेटियों को एक साझा स्मार्टफोन दिला दिया था। बेटियां ऑनलाइन पेमेंट करना जानती थीं। मालकिनों से कहकर वो अकाउंट में ही पगार जमा करने को कहती। कैश के रूप में घर में 150 ही रहते, जिससे आदमी के हाथ से उसके पैसे बचे रहते। पगार का पूछने पर कह देती, महीने का सामान सब्जी दूध सब तो उधार लाती है, जैसे ही पगार मिलती है सबका चुका देती है, कुछ बचता ही नहीं। एक जगह की तो पूरी पगार ही कट जाती है,
वहाँ की मालकिन बेटियों की फीस एडवांस में जमा कर देती हैं। ऐसे ही झूठ सच बोलकर वह आदमी से अपनी कमाई बचाती है, वरना तो खाने के भी लाले पड़ जाएं। लेकिन जब आदमी का काम न लगता तो वो 150 भी उसे गायब मिलते। तभी विक्रम के ब्रेक लगे और वो आगे की तरफ उछल गई। संभल कर बाहर देखा तो दर्शन लाल चौराहे पर विक्रम खड़ा था। अगला चौराहा घंटाघर का था। उसने यहीं उतरना उचित समझा। बीच की सड़क से होती हुई परेड ग्राउंड पार कर यूकेलिप्टस रोड से सीधे राजपुर रोड पर पहुंच जाएगी। वहां से घर थोड़ा ही रह जाता है। लड़कियां घर पहुंच गई होंगी। अंधेरा होने पर उनके लिए भी डर लगा रहता है। वो नीचे उतर गई, विक्रम वाले का किराया चुकाया और सड़क पार करने की कवायद करने लगी। थोड़ी देर में वो बीच वाली सड़क पर तेज गति से चल रही थी। साथ ही उसका मस्तिष्क भी उतनी ही तीव्र गति से क्रियाशील था। आदमी पीकर 10-11 बजे तक खुद ही घर पहुंच ही जाता था। बेटियों को खिला पिलाकर सोने को कह देती। दिन भर की थकी हारी बैठी ऊँघती हुई उसका इंतज़ार करती रहती। वो टेढ़ा मेढ़ा हिलता डुलता सा आता। कभी उसका कोई पियक्कड़ दोस्त दरवाजे के बाहर पटक जाता। उसे कई बार पता ही न चलता। आधी रात बीतने पर चिंता के कारण दरवाज़ा खोलती तो बेसुध सा दरवाजे पर सोया मिलता। वो किसी तरह से खींच खांच कर अंदर का दरवाज़ा बंद कर देती। पी पी कर 1.5 पसली का रह गया था। कभी कभी कोई पियक्कड़ दोस्त भी घर नहीं छोड़ता तो वो वहीं कहीं सड़क के किनारे नाली में बेसुध पड़ा सो रहा होता। अल सुबह 4-5 बजे जब नशा कुछ कम होता तो गिरता पड़ता घर आ जाता। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ था कि वो 2 दिन से घर ही नहीं आया था। आज तीसरा दिन हो गया था। आखिर चला कहाँ गया? पहले उसने हमेशा की तरह यही सोचा सुबह तक आ जाएगा। दूसरे दिन सांझ होते होते दिल घबराने लगा। उसके यार दोस्त व जहाँ जहाँ भी उसके होने की संभावना हो सकती थी उसने जाकर पूछा। जहाँ जिसने कहा वहाँ जाकर ढूंढा, लेकिन आज उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। कहीं किसी से पीकर झगड़ा न कर लिया हो, कहीं पीकर चोरी चकारी के जुर्म में पुलिस ने न धर लिया हो। कल पुलिस चौकी जाकर भी पता करेगी। इतना तो जानती है कि पुलिस की चाहे वो कितनी भी मार खा ले, पर बेटियों की वजह से घर का पता किसी हालत में न बताएगा। बेटियों की फिक्र इतनी तो कर लेता है। सड़क पार करते करते उसने सोचा और हल्का सा गुरूर फैल गया दिमाग में। अब वो राजपुर रोड पर तेजी से चल रही थी। घर की दूरी यहाँ से 10 मिनट की ही रह गई थी। पिछले 2 दिन के घटनाक्रम में उलझी उसको रास्ता भी पता नहीं चल रहा था। उसी की बस्ती में रहने वाला माली, जो उन्हीं घरों में मालीगिरी करता था जहाँ वो काम करती थी, आदमी को ढूंढने में उनकी मदद कर रहा था। वरना तो किसी दूसरे पर भरोसा करने के मामले में भी वो सतर्क रहती थी। आज भी अगर नहीं लौटा तो कल बेटियों के बुआ चाचा मामा आदि को खबर करनी पड़ेगी। उसे पता है, पता चलने पर सब उसे ही गरियाएंगे, कोसेंगे। दोस्त तो हमेशा उसी का रहता है। वो पीता है तब भी, वो न पीने के लिए झगड़ा करे तब भी, कमाने के लिए ताने दे तब भी, और कुछ न बोले खुद ही खटती रहे तब भी। सोचते सोचते वो घर के सामने पहुंच चुकी थी। दोनों बेटियां एक दूसरे से सटकर देहरी घेरे बैठी थीं। उसे देख उनके डरे मेमने जैसे चेहरों पर सुकून आकर ठहर गया। चलो अंदर चलो। तीनों अंदर आ गईं। वो चुपचाप रसोई में जाकर थाली में दाल चावल निकालने लगी। खिचड़ी बनाने के लिए सब्जी रोटी बनाने की ताकत न बची थी। माँ, कुछ पता न चला पापा का? छोटी बेटी का स्वर थोड़ा रुंधा हुआ था। उसने चौंक कर उसकी तरफ देखा। बड़ी बेटी की बनिस्बत वो मजबूत स्वभाव की थी, जल्दी घबराती नहीं थी। लेकिन आज शायद वो भी हताश हो गई थी। शराबी बाप जो उन्हें शर्मिंदगी के अलावा कुछ भी नहीं देता था, उसी के लिए बेटियां कलप रही थीं। 2 दिन से जगह जगह उसे ढूंढ रही थीं। सच ही कहते हैं कि साथ रहने से तो कुत्ते से भी प्यार हो जाता है। फिर वो तो हाड़ मांस का जीता जागता बाप था। उसने दाल चावल धोकर मसाला नमक डालकर खिचड़ी गैस पर चढ़ा दी। बड़ी बेटी ने सुबह के बर्तन धोकर रख दिए थे। 2 कमरों का टीन की छत वाला उनका घर उनके लिए जन्नत से कम न था, पर पियक्कड़ बाप व पति के कारण हमेशा अखाड़ा बना रहता। छोटी बेटी ने सोने का सरंजाम कर तीनों की थाली गिलास सामने लाकर रख दिए। खिचड़ी बनने की इंतज़ारी में वो पस्त सी खटिया पर पड़ गई। माँ, अगर पापा आज भी घर ना आए तो कल किधर को ढूंढने जाएंगे? बड़ी बेटी उसकी बगल में आकर बैठ गई। वही सोच रही थी
छत की टीन पर नज़र गड़ाए वो बोली, सब जगह तो ढूंढ लिया, कल माली के साथ पुलिस चौकी चली जाती हूँ, अब तो रपट दिखानी पड़ेगी। तीनों थोड़ी देर अपने अंदर के वीराने में टहलती रहीं। आज रात भी घर नहीं आया तो कुछ न कुछ अनहोनी तो घटित होने की आशंका बढ़ रही थी। इस वीराने की स्तब्धता प्रेशर कुकर की सीटी तोड़ रही थी। 3-4 सीटी आने पर छोटी बेटी ने गैस बंद कर दी और उन दोनों के पास आकर चुपचाप बैठ गई। अस्पताल में भी नहीं मिला। ठेके वाले का कहना है कि परसों रात में पीकर वो और उसके 2 साथी यहाँ से चले गए थे। उसके वो दोनों साथी बरसाती नदी जो आजकल सूखी रहती है उसके पल्ली तरफ रहते हैं। उनका कहना है कि वो ठीक ठाक था, खुद से ही घर चला जाएगा, सोच कर वो अपने घर चले गए थे। उस रास्ते से घर के बीच जिधर भी जिसने बोला उन्होंने जाकर ढूंढा, लेकिन वो कहीं ना मिला। आखिर वो गया तो गया कहाँ? आसमान निकल गया कि धरती में समा गया? वो छत पर टकटकी लगाए अभी भी अपने वीराने में टहल रही थी। तभी बड़ी बेटी थाली में खिचड़ी डाल कर ले आई। बोली, माँ थोड़ी खिचड़ी खा लो। भूख ना है बिल्कुल भी। वो थाली परे सरकाती हुई बोली, मैं ना खा रही, तुम दोनों खाकर रसोई समेट लो और सो जाओ। कहकर उसने करवट पलट ली। पेट पीठ पर चिपका जा रहा था, पर सुबह जिस उम्मीद के साथ उठे थे रात अवसाद के साथ हो रही थी। माँ तुम खाओगी नहीं तो बीमार पड़ जाओगी, फिर हम क्या करेंगे? उसने बड़ी बेटी की तरफ हक तक होकर देखा। वो लाचारी से उसे देख रही थी। उसकी लाचार आंखों में एक मजबूर सी दहशत समा गई थी। बिना कुछ बोले वो उठकर बैठ गई। खिचड़ी देखकर उबकाई आ रही थी। उसने थोड़ी खिचड़ी बेटी की थाली में डाल दी। जरा सी खिचड़ी लेकर पानी के साथ किसी तरह निगलने लगी। शमशान जैसी चुप्पी पसरी थी। खिचड़ी खाकर रसोई समेट बेटियां बगल वाली खटिया पर लेट गईं। दिन भर की थकी दोनों थोड़ी देर में गहरी नींद में सो गईं। उन्हें माँ के होने का सहारा था, लेकिन उसके सामने चिंता और जिम्मेदारियों का पहाड़ था। कई दुश्चिंताएं मन में डेरा डाले बैठी थीं। हो सकता है सड़क क्रॉस करते समय एक्सीडेंट हो गया हो और सिर में चोट लग गई हो, कुछ बताने की स्थिति में ही ना हो सकता है एक्सीडेंट में कहीं मर ही ना गया हो। लेकिन दोनों सरकारी अस्पतालों से कुछ भी पता नहीं चला। 2 सुंदर जवान बेटियों के चक्कर में किसी से दुश्मनी ना हुई हो और किसी ने मार कर फेंक ना दिया हो। कोई भरमा कर कुछ गलत काम कराने दूसरे शहर ना लेकर चला गया हो। पैसों के लालच में वो कुछ भी कर सकता है। ऐसे अनेक किंतु परंतु उसके दिमाग को मथे दे रहे थे। अपने अंदर एक भारीपन सा उसे महसूस हो रहा था, जैसे 2 विपरीत विचारधारा के इंसान एक ही में समा कर गुत्थम गुत्था हो रहे हों। अंदर अचानक महाभारत छिड़ गया था। महाभारत का युद्ध अपनों का अपनों के खिलाफ हुआ था और उसके अपने ही सोच विचार उसके अंतस के युद्ध स्थल पर परस्पर घमासान मचाए हुए थे। एकाएक उसे महसूस हुआ उसके अंदर की 2 विपरीत विचारधाराएं 2 औरतों में तब्दील हो गईं। भीतर की औरत जो उससे यानी दुनियादार औरत से गुत्थम गुत्था थी, बाहर निकल उसकी बगल में बैठ उसे आश्चर्य से घूरने लगी। ऐसे का घूर रही है मुझे? दुनियादार औरत अचकचाकर बोली। कछु पूछना था, अगर सच्ची सच्ची बताएगी। का तू सच्ची चाहती है कि तेरा वो पियक्कड़ मर्द वापस आ जाए? ये कैसी बात कर रही है तू? काहे नहीं चाहूँगी, ऐसे ही 3 दिन से ढूंढ रही हूँ। ढूंढना अलग बात है और चाहना अलग बात। भीतर की औरत उदासी भरे व्यंग्य से मुस्कुरा गई। उसके बोलने में एक रहस्यमय फुसफुसाहट थी। अरे ये कैसी 2 मुखी बात है? चाहती हूँ तभी तो ढूंढ रही हूँ। ये सच ना है। चल सच मान भी लूँ तो काहे चाहती है? उसने अगला सवाल दागा। दुनियादार औरत को एकाएक समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। फिर बोली, बहु तेरे कारण है। वो मेरी बेटियों का पिता है, मेरा मर्द है। और का इतना काफ़ी ना है? का पिता और मर्द होना इतना काफ़ी है? हाँ ना न वो गड़बड़ा गई। पियक्कड़ मर्द की थाली परसकर गई रात तक रोजाना इंतज़ार करना, कभी कभी आसपास लुढ़के पड़े आदमी को उठाकर लाना, अपने पैसे को उससे 100 जतन करके बचाना, मार खाना, नशे में अपना तन मन तार तार करवाना, खाने की भरी थाली मुँह पर खाना, उसके पियक्कड़ दोस्तों से गाहे बगाहे अपने व बेटियों के लिए डरना,
रोज़ एक दहशत के साथ सोना, यही सब ना? इसीलिए चाहती है वो घर आ जाए। तू ना समझेगी, दुनियादार औरत एक सांस छोड़ते हुए बोली। वो मर्द है, घर में एक मर्द का होना कितना ज़रूरी है हमारे जैसे घरों में। समाज के दूसरे मर्दों से अपने और अपनी बेटियों को बचाने के लिए एक आड़, नशेड़ी ही सही, पर उसके नशे के बवाल के कारण दूसरे मर्द इस घर का रुख नहीं करते। ये सब तेरा वहम है। इसी नशेड़ी मर्द के कारण ही कब सब मुसीबत में आ जाएं पता नहीं। मैं तो बिल्कुल ना चाहती कि वो घर आए। मैं तो नाचूंगी अगर वो कहीं मरखप गया हो तो। जिंदगी में कुछ चैन आ जाएगा। अरे चुप! दुनियादार औरत ने घबरा कर बगल की खटिया पर सोई बेटियों को देखा। बेटियों ने सुन लिया तो क्या सोचेंगी? तू बेटियों की छोड़ अपनी बता। कितना सुकून होगा जब तू काम से थकी हारी आवेगी और खाना खाकर थकी हुई चैन से सो जावेगी। कितनी सुकून भरी नींद होगी वो, जब किसी अनहोनी का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। पैसा जो तू कमाती है उसे बिना डरे बिना खौफ के खर्च कर पावेगी। तेरा तन जब किसी की मार व रौंदने से टूट नहीं रहा होगा, जब बिना कारण उसके आने या ना आने का खौफ दिल को दुखी नहीं करेगा। दुनियादार औरत थोड़ी देर के लिए अपने वीराने में गुम हो गई। वो उस सुकून भरे दृश्य में खो गई थी जिसे भीतर की औरत ने चित्रित किया था। उस दृश्य के रंग बहुत चमकीले थे और उसके कोने में उसका खुद का नाम लिखा था। उस दृश्य की वो मालकिन थी। क्या सोचने लगी? भीतर की औरत मुस्कुराती हुई फुसफुसाई। ना कछु ना। दुनियादार औरत को लगा भीतर की औरत ने उसकी चोरी पकड़ ली। तू बड़ा छोटा सोचती है, जानती है ना मेरी 2 बेटियां हैं, बिन बाप की बेटियों को कैसे पार लगाऊंगी? तो ये पियक्कड़ बाप उन्हें पार लगा लेगा, जो होश आने तक नाली में पड़ा रहता है। कमाई के नाम पर एक पैसा नहीं, जो भी 100-200 कमाता है पीकर आ जाता है। बता, ये पार लगा देगा बेटियों को? दुनियादार औरत फिर एक बार खामोश हो गई। दरअसल उसके पास पियक्कड़ निकाजू मर्द के पक्ष में बोलने के लिए कोई ठोस तर्क था ही नहीं। वो तो मात्र पिटी पिटाई लीक को पीट रही थी। सच तो ये है कि तुझे व बेटियों को उसकी कोई ज़रूरत ही ना है। वो सबकी ज़िंदगी के लिए एक नासूर है। ये बात तू जानती तो है पर मानती ना है। तो फिर क्या करूं? तेरी बात बड़ी डरावनी है, हजम ना होती मुझसे। दुनियादार औरत धीरे से बोली। हजम नहीं होती पर निगलना चाहती है। भीतर की औरत अचानक ठहाका मारकर हंस पड़ी। अरे क्या कर रही? बेटियां जाग जाएंगी। उसने घबराकर बेटियों की तरफ देखा। नहीं जागेंगी, हमेशा डरती रहती हैं। एक बार तो खुलकर हंस लें। हंस ना। भीतर की औरत ने उसे गुदगुदा दिया। दुनियादार औरत के होठों के कोनों से हंसी की उजली किरणें फूटने लगीं। एक लंबे अरसे के बाद उसके होंठ हंसने के लिए व्याकुल हुए थे। भीतर की औरत उसे गुदगुदाए जा रही थी और उसकी हंसी फूटती जा रही थी और फिर एकाएक वो ठहाका मारकर हंसने लगी। दोनों औरतों के ठहाके उस सुकून भरे चमकीले दृश्य में संगीत भर रहे थे कि टीन के दरवाजे की खड़ खड़ भड़बड़ ने सुरीले संगीत को बेसुरा कर दिया। जैसे जलजला आ गया हो, जैसे धरती डोल गई हो, जैसे आसमान सिर पर टूट पड़ा हो। घबरा कर दोनों औरतें एक में समा गईं। वो डरते डरते दरवाजे तक गई। थोड़ी देर टोहली। बेटियां भी डर के मारे उठ गई थीं। उसने हिम्मत करके दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही उस चमकीले दृश्य पर काला रंग पुत गया। दरवाजे से टिका उसका पियक्कड़ मर्द नशे में धुत उसके पैरों के पास लुढ़क गया था। हाथ में कैनूला लगा था और सिर पर पट्टी बंधी थी। शायद किसी अस्पताल से होश में आने के बाद भागकर आया था। वो विस्फारित नेत्रों से उसे देख रही थी। उसके भीतर की औरत उसके अंदर के वीराने में कहीं गुम हो गई थी। एक टुकड़ा धूप का जो अभी अभी कहीं बादलों के पीछे से चमका था, फिर से नेपथ्य में दुबक गया था। अभी आप सुन रहे थे सुधा जुगरान जी की लिखी हुई एक मर्मस्पर्शी कहानी, औरत के भीतर की औरत। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।